प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में हमारे साथ वी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो भारतीय संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और मौलिक कर्तव्य क्या हैं, मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है और मौलिक कर्तव्यों पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं और उनसे परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारे सेगमेंट्स पर हम बात करेंगे बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सरल शब्दों में। आज के बाद आप मौलिक कर्तव्य के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। निश्चित रूप से मौलिक कर्तव्यों को आज हम बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, अर्थात ये हमारे मौलिक कर्तव्य जो थे वो पहले हमारे मूल संविधान में नहीं थे। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा तो उन्होंने मौलिक अधिकार तो दिए थे हमको 7, लेकिन मौलिक कर्तव्य उन्होंने एक भी नहीं दिया था। ठीक है, तो ये हमने बाद में, हमारी सरकार ने, हमारी संसद ने इनको बाद में शामिल किया है। तो ये कौन कौन से हैं और इनके क्या प्रोविज़न्स हैं, ये हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को हमने लिया कहाँ से। जब हमारी संसद ने फैसला किया कि भाई हम अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ेंगे मौलिक अधिकारों के साथ में, तो वो उसको प्रेरणा कहाँ से मिली, उसने किस देश के संविधान से देखा। तो हमारे ही एशिया में ही जो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है जिसको रूस बोलते हैं, और उस समय ये सोवियत संघ कहलाता था, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहलाता था। तो सोवियत संघ का जो संविधान था वहाँ पर जो ये मौलिक कर्तव्य थे वो लिखे हुए थे। ठीक है, तो वहाँ से हमने, हमारी देश की संसद ने इनकी प्रेरणा ली और फिर क्या किया, इसमें उस समय कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी जी। तो उन्होंने एक समिति गठित की इस संबंध में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, और उस समिति को ये काम सौंपा गया कि भाई आप पता करके बताओ कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए तो कि नहीं होने चाहिए, और होने चाहिए तो कितने होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए, ये सब पूरी बात कर पूरा डिटेल पर स्टडी करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की समिति अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो उन्होंने भाई जब समिति बनाई गई तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में के आधार पर ही क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में 1976 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 का जो था उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के बहुत सारे, कई हिस्सों में कई सारे संशोधन किए गए थे। मतलब कि लगभग संविधान के हर हिस्से में कुछ न कुछ बदल दिया गया था, कुछ न कुछ ऐड कर दिया गया था, कुछ न कुछ हटा दिया गया था, यहाँ तक कि हमारी जो उद्देशिका है वहाँ पर भी संशोधन कर दिया गया था। तो इसलिए इतने बड़ी मात्रा में एक ही संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये संशोधन किए गए, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इस समय क्या चल रहा था, आपातकाल में किया गया था ये। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो जब 42वां संविधान संशोधन किया गया सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर, तो अब ये सवाल आया कि भाई इनको जोड़ा कहाँ जाए, हमारा संविधान तो पहले से बना हुआ है, अब बीच में कहाँ इनको एडजस्ट किया जाए। तो एक कहाँ इनको जोड़ दिया गया, जो हमारे DPSPs दिए हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ DPSP स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चैप्टर नंबर 4, जो चैप्टर नंबर 4 में DPSPs दिए गए थे, तो उसी में इनको क्या कर लिया गया, 4 का पार्ट ए बना दिया गया, 4 का पार्ट ए बना दिया गया और उसी में इनको शामिल कर लिया गया। तो हम जानते हैं कि हमारे DPSP हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हैं DPSP। तो अब भाई जब 4A बनाया गया नया पार्ट, तो उसमें क्या किया गया कि एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, केवल एक आर्टिकल 51A, और इसी 51A में क्या लिख दिया गया, हमारे मौलिक कर्तव्य लिख दिए गए। ठीक है, तो कितने मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में लिखे गए, इनकी स्टार्टिंग में संख्या थी 10। कितनी संख्या थी इनकी,
10 और इनको जो लिखा गया तो कहाँ लिखा गया, 51A में लिखा गया, 51A में, ठीक है। लेकिन बाद में जो है 2002 में संसद को हमारे आवश्यकता महसूस हुई कि एक और इसमें जोड़ दिया जाना चाहिए, 11 कर दिए जाने चाहिए। तो 2002 में क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें एक और जोड़ दिया गया। वो कौन सा जोड़ा गया, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि 11वां कौन सा जोड़ा गया। अभी हम देखते हैं तो कुल मिलाकर के हमारे पास 2002 के बाद कितने मौलिक कर्तव्य हो गए, 11 हो गए, ठीक है। कौन से भाग में हैं, भाग 4A अनुच्छेद 51A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्या है। तो सबसे बड़ी विशेषता जो नीति निर्देशक सिद्धांतों की है वो ये है, जो सबसे बड़ी विशेषता हमारे मौलिक कर्तव्यों की है वो ये है कि जैसे हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत जो चैप्टर 4 में दिए हुए हैं, जैसे हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, ये गैर न्यायिक हैं, मतलब कि इनको न्यायालय में जा कर के हम लागू नहीं करवा सकते। उसी प्रकार से जो 51A में लिखे हुए हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो भी कैसे हैं, प्रकृति में अपने गैर न्यायिक हैं, नेचर में कैसे हैं, ये गैर न्यायिक हैं। मतलब इनको लागू करवाने के लिए कोई इनका पालन नहीं कर रहा है तो इनको लागू करवाने के लिए आप कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता है, ठीक है। वहीं मूल अधिकारों को हम न्यायालय द्वारा लागू करवा सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम देखेंगे एक एक करके सारे मौलिक कर्तव्यों को समझेंगे, उनकी भाषा को बहुत सरल शब्दों में समझेंगे, क्योंकि कई टेक्निकल शब्द लिखे हुए हैं, कठिन शब्द लिखे हुए हैं जो आम आदमी और आम विद्यार्थी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो हम देखते हैं पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है कि हर व्यक्ति का, भारत के हर नागरिक का क्या कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। सबसे पहला क्या हमारा कर्तव्य है हमारे नागरिकों का देश के कि वो संविधान का पालन करें। भाई संविधान में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसका सम्मान करें और उसको फॉलो करें। उसके जो आदर्श हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कि उसमें कुछ ऐसी तथ्यात्मक चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ ऐसे जो हम कहते हैं ना कि सिद्धांत लिखे हुए हैं, उन सिद्धांतों पर चले। और जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया है, राष्ट्रगान है, इन सब का आदर करे, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा है, ठीक है। राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन है, किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो इन सब का आदर करे, संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों को भी आदर करे, ये हमारा हर नागरिक का पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है हर नागरिक का, देखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। देखो भाई, हम जानते हैं कि आज़ादी हमारे देश को बड़े संघर्षों के बाद मिली थी। एक लंबा स्वतंत्रता आंदोलन चला था, राष्ट्रीय आंदोलन चला था, गांधी जी के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, और बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का इसमें बलिदान दिया था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें हमारा भी ये कर्तव्य है कि जो हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं, उच्च आदर्श हैं, उनका हम क्या करें, अब उनके जो वो आदर्शों को हम अपने हृदय में रखें और उनका सम्मान करते रहें और उनका पालन करते रहें। ये ऐसा हर नागरिक का कर्तव्य है, देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। ये दूसरा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, समझ गए। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य जो हमारा है वो क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। मतलब संप्रभुता की रक्षा करें। हम संप्रभुता से क्या समझते हैं कि भाई हम जो है अपने फैसले, हमारा देश अपने मर्जी से लेता है, किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के, किसी दूसरे देश की धमकी में आकर के या दूसरे देश के कहने के अनुसार नहीं लेता है। इसको बोलते हैं संप्रभुता, ठीक है, अपना डिसीजन खुद लेने की शक्ति। तो ऐसा कोई काम ना करे कोई भी भारतीय व्यक्ति, नागरिक, जिससे देश की संप्रभुता पर कोई खतरा आए, तो उसको अक्षुण्ण बनाए रखे वो। और ऐसा भी कोई काम ना करे जिससे कोई एकता, हमारे देश की जो एकता है वो खतरे में पड़ जाए। और अखंडता, जो हमारा एक अखंड भारत है और इसकी रक्षा करनी चाहिए हर व्यक्ति को, ये भी उसका
एक मौलिक कर्तव्य है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखे। अक्षुण्ण का मतलब है कि कभी भी नुकसान न जिसको पहुंच पाए कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चौथा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पहला शब्द क्या है? देश की रक्षा करे। भाई हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि जिस देश में वो रह रहा है उस देश को अगर जो आपकी ज़रूरत पड़ती है, आपकी हर समय ये ड्यूटी है कि आप उसकी रक्षा करें। ठीक है, और जब भी देश आह्वान करता है, मान लीजिए आप सेना में भर्ती नहीं हैं और अभी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जो हमारे देश को ज़रूरत पड़ती है, देश की रक्षा का प्रश्न आता है और देश आपसे आह्वान करता है, आपसे अपील करता है कि भाई हम आइए देश की रक्षा कीजिए, तो वो राष्ट्र की सेवा करे, जा करके राष्ट्र की रक्षा भी करे, राष्ट्र जो भी काम दे उसको वो तुरंत उसको करे। ये हमारा कर्तव्य है, हर भारतीय का कर्तव्य है। तो पांचवा कर्तव्य क्या हम देखते हैं कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। थोड़ा थोड़ा समझते हैं इसको। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, इसका मतलब है कि जो हमारा जो भाईचारा होता है, आपस में जब हम मिलजुल करके जो रहते हैं, वो जो भावना होती है, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार रहना, आस पड़ोस में, समाज में सभी व्यक्तियों के साथ में, इसको बोलते हैं समान भ्रातृत्व की भावना और समरसता। ठीक है, इसका निर्माण करे, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। ठीक है, और ये किसी धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए कि एक धर्म के ही हैं, हम हमारे धर्म के लोगों के साथ में ही भाईचारा रखेंगे और दूसरे धर्म के साथ में नहीं रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें धर्म का आधार नहीं होना चाहिए, सबके साथ में होना चाहिए। और भाषा का भी आधार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक भाषा बोलते हैं, जो उसी भाषा के लोग हैं उन्हीं के साथ में हम भाईचारा निभाएंगे, उन्हीं के साथ में हम समरसता रखेंगे। नहीं नहीं, ठीक है। और वो प्रदेश या वर्ग आधारित भी नहीं होने चाहिए, अपने प्रदेश पे भी नहीं आधारित होनी चाहिए और ना ही वर्ग पर आधारित होना चाहिए कि हम इस वर्ग के व्यक्ति हैं तो हम इसी वर्ग के व्यक्तियों के साथ में संबंध बनाएंगे और क्या करेंगे, भाईचारा का निर्माण करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार के सारे भेदभावों से परे होनी चाहिए वो समरसता, वो भाईचारा। ठीक है, ठीक है, जो पूरे देश को, पूरे देश के हर एक व्यक्ति को, हर धर्म के, हर समाज के हर एक व्यक्ति को जोड़ दे, आपस में भाईचारा बना दे। ठीक है, ऐसी समरसता होनी चाहिए, ऐसा भाईचारा होना चाहिए। फिर अगला सेगमेंट कहता है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। मतलब कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ, प्रथाएँ चलती आ रही थी प्राचीन समय से, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध थी। ठीक है, जैसे पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, विधवाओं को बहुत सारा प्रताड़ना दी जाती थी। तो ये सारी ऐसी जो प्रथाएं हैं हमारे देश में चली आ रही हैं, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, ऐसी प्रथाओं पर विश्वास न रखे, उनका पालन न करे, उनको छोड़ दे जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हैं, विरुद्ध हैं। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य हो गया। और हम देखते हैं अब हम छठा मौलिक कर्तव्य हमारे देश के हर नागरिक का क्या है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है, विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। हम वैदिक संस्कृति और उससे पहले हड़प्पा संस्कृति से चले आ रहे हैं। हजारों साल से हमारी सांस्कृतिक परंपराएं चली आ रही हैं और ये केवल सांस्कृतिक परंपराएं नहीं हैं, बहुत ही हमारा जो इतिहास रहा है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे हमारे संत महात्मा और ऐसी बहुत सारी हमारी उपलब्धियां रही हैं जिससे हम विश्व गुरु के स्तर तक पहुँचे हैं। तो जो हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है उसका हमारे देश के हर नागरिक को महत्व समझना चाहिए और उसका परिरक्षण करना चाहिए। मतलब कि उसको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसको नुकसान पहुँचे। हमारी गौरवशाली जो परंपरा है उसकी छवि खराब हो, ऐसा कोई काम हमको नहीं करना चाहिए, उसका रक्षण करना चाहिए, हमको रक्षा करनी चाहिए अपने स्तर पर। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया छठा मौलिक कर्तव्य। अब हम सातवें मौलिक कर्तव्य की अगर जो बात करें तो वो क्या कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। क्या करना है हमको, जितना भी प्राकृतिक पर्यावरण है, और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, वन आता है, झील आता है, नदी आता है, वन्य जीव आते हैं। तो हमको वनों की रक्षा करनी है, झीलों को स्वच्छ रखना है, साफ़ रखना है, उनकी रक्षा करनी है, नदियों को स्वच्छ और साफ़ रखना है, और वन्य जीवों की भी सुरक्षा करनी है और इनका संवर्धन भी करना है। मतलब केवल हमको रक्षा ही नहीं करनी है, इनको और बेहतर बनाना है, नदियों को साफ़ बनाना है, वन्य जीवों को और बढ़ाना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, ठीक है, झीलों को साफ़ रखना है, वनों को और बढ़ाना है, ना कि वनों को काटना है, ठीक है। और इसके अलावा देखो दूसरा सेगमेंट क्या है, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। जो हमारे जीव पृथ्वी पर बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम मानव हैं तो मानवता हमारे अंदर हो, और हम हर प्राणी के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हम सब के लिए क्या रखें, दया भाव रखें अपने मन में, अपने दिल में, अपने हृदय में, ठीक है। तो ये हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आठवें की बात करते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखो थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है हमको। कैसा दृष्टिकोण रखना है, वैज्ञानिक, मतलब कि जो विज्ञान जिस तरीके से सोचता है तर्क के आधार पर, वैसा ही हमको दृष्टिकोण रखना चाहिए, ना कि हमको रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। रूढ़िवादी दृष्टिकोण कैसा होता है कि जो प्राचीन लोग मानते थे, हाँ ऐसा होता है तो वैसा ही मान लेना, नहीं, हमको हर बात को अपने तर्क पर, अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि से उसको परीक्षण करना है कि हाँ ये बात सही है। अगर सही है वो तार्किक दृष्टि से, तभी हमको उसको मानना है, वैसे नहीं मानना है, ठीक है। और मानववाद मतलब जो मनुष्य है, मनुष्य का भलाई करने की सोच, मनुष्य के बीच में भाईचारा बढ़ाने की जो सोच है, उसको मानववाद बोलते हैं। तो उसको भी अपने मन में रखना है। और क्या करना है, उसको ज्ञानार्जन करना है, हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, ठीक है। ऐसे अनपढ़ गवार नहीं रहना है हर व्यक्ति को, उसका कर्तव्य है कि वो ज्ञानार्जन करे तथा सुधार की भावना का विकास करे। अगर जो हर व्यक्ति, देखो कोई भी व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने अंदर सुधार की भावना रखे, जहाँ उसको मौका मिले, जहाँ जो उसके अंदर कमियां हैं उस कमियों को हटाए वो, और अपने अंदर सुधार करे, अपने व्यक्तित्व का विकास करे और एक अच्छा नागरिक बने, ठीक है। यह हमारा आठवां हो गया, ठीक है। नवें की बात करें अगर जो, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। देखो पहला क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। सार्वजनिक संपत्ति कौन सी संपत्ति होती है, जिसको हम लोग सरल भाषा में सरकारी संपत्ति बोलते हैं, ठीक है। सामुदायिक संपत्ति जिसको हम लोग बोलते हैं। हमारे गाँव में, हमारे शहरों में बहुत सारी ऐसी संपत्ति है, जैसे सड़कें हैं, सरकारी भवन हैं, पंचायत भवन हैं, सरकारी पार्क हैं, सार्वजनिक कुएँ हैं, सार्वजनिक तालाब हैं, ठीक है, सार्वजनिक पार्क हैं, स्टेडियम हैं। ये जो ऐसी चीज़ें हैं, ये क्या हैं, इन पर सबका अधिकार है, पूरे समाज का अधिकार है, सर्वजन का अधिकार है, इसलिए इनको सार्वजनिक संपत्ति बोलते हैं। तो क्या होता है कि भाई हमारी संपत्ति है तब तो हम उसकी सुरक्षा रखते हैं, हमारी कार है हम उसको रोज धोते हैं और कोई खरोच भी नहीं लगा सकता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हमारे भारतीय लोगों के बीच में ये कर्तव्य की भावना थोड़ा सा कम है, और वो सरकार की संपत्ति को बहुत ही ख़राब तरीके से यूज करते हैं। आप सरकारी बस में बैठते हैं, बहुत सारे लोग उसकी सीट फाड़ देते हैं, ठीक है। तो हमें जो है इस तरीके की जो भावना है वो हटाना है, और हमको क्या विकसित करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है, ठीक है, क्योंकि वो पूरे समाज की है और वो सबके पूरे समाज के कल्याण के लिए है, ठीक है। और हमको दूसरा काम क्या करना है, हिंसा से दूर रहना है। ऐसा कोई काम, मारपीट वाला कोई काम नहीं करना है, मारपीट में शामिल नहीं होना है, कभी भी हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो हमारा 10वां है वो क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके, ठीक है। अब देखो ये टेक्निकल है, थोड़ा सा समझते हैं इसको आसान भाषा में थोड़ा थोड़ा,
ठीक है, क्या करना है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। देखो, हम कुछ व्यक्तिगत गतिविधि करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोग अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ काम करते हैं, खेती करता है, कोई 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 टीचिंग करता है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, और बहुत सारी ऐसी सामूहिक गतिविधियां भी होती हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत और सामूहिक ऐसी कोई भी जो गतिविधि हो रही है उसमें हमको लगातार किधर बढ़ना है और आगे प्रगति करनी है और बेहतर करना है। अगर जो कोई कृषि कर रहा है तो उसको क्या प्रयास करना चाहिए, हमेशा सतत मतलब लगातार, उसको लगातार क्या प्रयास करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाए और उत्पादन बढ़ाए। ऐसे ही अगर जो कोई टीचिंग कर रहा है तो उसका क्या कर्तव्य है कि वो सतत लगातार इस प्रयास में रहे कि उसका जो टीचिंग का स्तर है, जो उसको पढ़ाने का तरीका है और उसका जो ज्ञान है, समझाने का तरीका है, वो और बेहतर हो जाए और वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। ठीक है, तो ये कहता है कि अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में और आगे बढ़ें और आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करते रहें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा, राष्ट्र भी प्रगति करेगा। ठीक है, आप 10 रुपये से 100 रुपये कमाने लगेंगे तो आपकी तो आय बढ़ेगी, उसी के साथ में राष्ट्र की भी आय, हमारी जीडीपी भी बढ़ जाएगी। तो अगर जो हर व्यक्ति एक व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा प्रयास करेगा अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का लगातार, तो इससे क्या होगा, राष्ट्र की प्रगति होगी, राष्ट्र का विकास होगा। ठीक है, हमारी जीडीपी बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या करना है, और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। और हम ऐसा क्या करेंगे, इसके द्वारा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा देश लगातार आगे बढ़ता रहेगा और सफलता की, उपलब्धियों की नई नई ऊंचाइयों को हम भी प्राप्त करेंगे और हमारे साथ में हमारा देश भी प्राप्त करेगा। ठीक है, जब हम अच्छे बेहतर जीवन स्तर पर पहुंचेंगे तो हमारा देश भी बेहतर जीवन स्तर पर पहुंचेगा, फिर उसका भी नाम होगा दुनिया भर में। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, 10वां मौलिक कर्तव्य था। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, 11वें पे आते हैं। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। ये भाई किसके लिए है, जो पेरेंट्स बन चुके हैं, जो माता पिता हैं। ठीक है, जिनके पास बच्चे हैं, और उनका ये कर्तव्य क्या है, हर अभिभावक का, हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि जो भी उसके बच्चे 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के हैं उनको वो अनिवार्य रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान करें। उनको तब तक कोई काम में न लगाए, 6 से 14 वर्ष तक उनको ज़रूर पढ़ने भेजें। ठीक है, ये भी एक कर्तव्य है, पहले नहीं था ये हम कब जोड़े हैं, ये जोड़ा गया है 2002 में। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया है ना, तो जो चीज़ें बाद में जोड़ी घटाई जाती हैं वो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो याद रखेंगे कि ये जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, 2002 में किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम समझते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है। देखो, 11 हमने मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए, अब इनका कुछ महत्व भी तो होगा, इनका मायने क्या है, इनका महत्व जब हम समझेंगे तभी हमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, महत्व तो होगा ही, तभी तो हमारे संविधान, जो हमारी संसद भवन थी उसने 1976 में इनको जोड़ा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो पहला इसका महत्व क्या है कि ये लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक करते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में यह बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। ये जो है हमारे मौलिक कर्तव्य, ये हमारे नागरिकों को, हम सब को लगातार ये एहसास कराते हैं कि भाई हमको मौलिक कर्तव्य तो मौलिक अधिकार तो दे दिए हैं हमारे संविधान ने, और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उसको एंजॉय भी कर रहे हैं हम लगातार, लेकिन इसके साथ में हमारे कुछ बुनियादी मानदंड हैं, कुछ हमारी भी ड्यूटी बनती है देश के प्रति, संविधान के प्रति, समाज के प्रति।
तो उनका हमको पालन करना चाहिए। ये लगातार हमको याद कौन दिलाता है? हमारे कर्तव्यों का, हमारी मॉरल ड्यूटीज़ का ये मौलिक कर्तव्य हमको ये लगातार याद दिलाते रहते हैं, हर नागरिक को लगातार याद दिलाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा महत्व क्या है कि असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध एक प्रकार से चेतावनी का काम करते हैं। जो लोग ऐसी असामाजिक गतिविधियां करना चाहते हैं, जिनके मन में ऐसा कुछ खुराफाती आइडिया आते हैं, तो उनको एक बार चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं कि भाई आपको तो हमने ये मौलिक कर्तव्य सौंपे हैं और आप अपने कर्तव्य से अलग हट करके और उसके खिलाफ़ कुछ काम करने जा रहे हैं। तो उसको जो है नैतिक रूप से ऐसे व्यक्ति जो ऐसी असामाजिक गतिविधि करना चाहते हैं वो नैतिक रूप से थोड़ा सा एक बार सोचते हैं और बहुत सारे लोग वो काम फिर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करते हैं जो राष्ट्र का अपमान करते हैं। जैसे राष्ट्रध्वज का अपमान, बहुत सारे लोग राष्ट्रध्वज का अपमान करने लगते हैं, तो जब वो ऐसा करने चलते हैं तो उनको एक बार ये याद दिलाते हैं हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, क्योंकि हमारा तो कर्तव्य ये है कि हम राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और हम अपमान करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग फिर नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग खुराफाती ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो क्या करते हैं, उनका टारगेट रहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर देना है। जैसे ही कुछ ऐसी असामाजिक गतिविधियां होती हैं, कोई दंगा होता है या कोई ऐसी गतिविधि हो जाती है, तो हम देखते हैं कि जनता क्या कर देती है, अपने ही नुकसान कर लेती है। वहीं सार्वजनिक गतिविधियों की जो रेल है जो जनता के लिए है, जो बसें हैं सरकारी वो भी जनता के लिए हैं, जो सड़क है, जो लाइटें स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं उनको तोड़ फोड़ दिया जाता है, सरकारी ऑफिसों में तोड़ फोड़ कर दी जाती है। ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि वो तो हमारी ही है, वो उस पर हक किसका था भाई? वो हमारी संपत्ति थी, हर जन की, सबकी संपत्ति थी वो, और हमने अपना ही नुकसान कर लिया। ठीक है, तो ऐसा जो सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करना का विचार रखते हैं उनको भी एक प्रकार से ये वार्निंग देने का काम करते हैं कि भाई ये हमारा ड्यूटी नहीं है, हमारा ड्यूटी तो क्या है, इसकी सुरक्षा करना। ठीक है, और ऐसे लोग जो सार्वजनिक शांति को भंग करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा दंगा वंगा भड़काने की कोशिश करते रहते हैं, समाज में कुछ ऐसे दुष्ट लोग भी पाए जाते हैं, तो ऐसे दुष्ट लोगों को भी एक प्रकार से वार्निंग देने का काम करते हैं कि भाई ऐसा काम नहीं करो, ये तुम्हारे मौलिक कर्तव्य के खिलाफ है। आपका मौलिक कर्तव्य शांति बनाए रखना है, ठीक है, ना कि शांति भंग करना। ठीक है, तो ये एक प्रकार से चेतावनी है देते हैं। ठीक, अगला क्या हम देखते हैं कि ये अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना का बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये जब हम पढ़ते हैं, हर देश का नागरिक जब मौलिक कर्तव्य पढ़ता है तो उसके अंदर दो चीज़ों का प्रसार होता है। एक तो उसके अंदर अनुशासन आता है कि भाई हाँ अब हमको ये पालन करने हैं, उसको कम से कम चीज़ें याद आती रहती हैं समय समय पर, जब भी उसको लगता है तो उसको याद आता है कि यहाँ पर हम ये मौलिक कर्तव्य है हमारा। ठीक है, तो उसके अंदर एक अनुशासन की भावना बढ़ती है और प्रतिबद्धता की भी भावना बढ़ती है। प्रतिबद्धता का मतलब कि वो फिर ये जब हम ये सब चीज़ें पता करते हैं, हमको पता चलता है कि हमारे ये मौलिक कर्तव्य हैं, तो हम एक डिसीज़न भी कभी कभी लेते हैं कि हाँ भाई हम नागरिक हैं, हम देश के सच्चे नागरिक हैं, ईमानदार नागरिक हैं, तो हम जो हमको मौलिक कर्तव्य दिए हैं उनका हम पालन जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये प्रतिबद्धता की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये केवल दर्शकों के बजाय नागरिकों को सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में मदद करते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं हमारे कि हमारे देश को और आगे ले जाना है, हमारे देश को एक विकसित देश बनाना है, सबसे बेहतर बनाना है और एक सारी समस्याओं को ख़त्म कर देना है, गरीबी ख़त्म कर देना है, बेरोज़गारी ख़त्म कर देना है, तो हम अभी तक क्या है कि हम सोचते हैं कि ये सब काम किसका है? सरकार का काम है, ये सरकार करेगी, हमारी संसद करेगी। लेकिन नहीं, मौलिक कर्तव्य इसको हम हर नागरिक से जोड़ करके हर नागरिक को सक्रिय भागीदारी निभाने की, उसको पार्टिसिपेशन बढ़ाने की अवसर देते हैं कि भाई जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, जो देश के लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को की जिम्मेदारी केवल सरकार की या संसद की नहीं है, वो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमारा देश आगे बढ़े। ठीक है, हमारे देश की जो लक्ष्य हैं उनका वो पहुँचे। ठीक है, तो ये हमारा ये भी एक बहुत अच्छा बात है कि इससे ये मिलता है। फिर क्या है ये हम देखते हैं, और महत्व क्या है इनका, तो हम देखते हैं कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता करते हैं। कानून की कोई संवैधानिकता है उसको निर्धारित करने में सहायक भी होते हैं। ठीक है, जैसे विधायिका द्वारा कोई भी कानून पारित कर लिया जाता है और मान लेते हैं कि उसमें वो ऐसा कोई कानून पारित किया गया है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, मतलब उनके बेसिस पर है। जैसे कि मान लेते हैं हम कि हमारे संसद ने एक कानून पारित किया है कि भाई अब जब
कोई भी राष्ट्रीय ध्वज का अनादर अगर जो करेगा तो उसको हम 6 महीने की सज़ा देंगे या कुछ ऐसा कोई भी सज़ा देंगे। तो जब ये ऐसा कुछ कानून कभी कोर्ट में पहुँचेगा, न्यायालय में पहुँचेगा, तो न्यायालय उसको संवैधानिक करार देगा। क्यों? क्योंकि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई हर नागरिक का कर्तव्य क्या है कि वो अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करे। तो इस तरीके से कानून कोई भी जब बनता है तो ये इससे संबंधित तो उसकी संवैधानिकता भी बढ़ा देते हैं ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतना सारा महत्व था हमारे संविधान का, हमारे इन मौलिक कर्तव्यों का। तो मौलिक कर्तव्य हमारे देश में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये न केवल हमारी मौलिक ड्यूटी, हमारी जो मोरल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना है उसको बढ़ाते हैं, बल्कि हमको एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं और एक ऐसा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं जो देश के लिए कुछ अपना योगदान करे, अपना विकास करे और अपने साथ में देश का भी विकास करे। तो निश्चित रूप से आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा पूरा। और आज इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम ये समझ गए हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं। बहुत ही सरल भाषा में हम इनका मतलब भी समझ गए हैं। और अब अगर जो इनसे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वो हमारे किसी भी परीक्षा में आए वो गलत नहीं होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें फिर से एक बार बता देते हैं कि ये कहाँ पर हैं। 51A में हैं। भाग कौन सा है संविधान का? 4A, 4 का A भाग है, 51A में है। संख्या इनकी कितनी है? इनकी संख्या है 11। पहले कितनी थी? 10 थी 2002 में। ठीक है, क्या कर दिया गया? एक और जोड़ दिया गया, तो 10 + 1 = कितने हो गए? 11 हो गए टोटल। ठीक है, ये इनकी संख्या है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आए थे? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आए थे। और 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976 में आया था। और इस समय किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, और इस समय और क्या हुआ था? इसी जो 42वां संविधान संशोधन है, इसी को हम क्या भी कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये कुछ इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इससे बार बार पूछे जाते हैं और इनको हम हमेशा याद रखेंगे। तो आई थिंक अब जो है मौलिक कर्तव्य पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं सभी के। तो हमको लगता है कि अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म किया जाए। अगर जो आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं कहूँगा कि एक बार आप फिर से इसको रीप्ले करके दोबारा देख लीजिए और दूसरी बार में आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। इस बात की उम्मीद में पूरा विश्वास है मुझे। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसका जल्द से जल्द समाधान प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें और अपने अंदर विश्वास रखें कि आप जो है एक भारत के नागरिक हैं और बहुत ही एक अच्छे नागरिक हैं और आप सरकारी नौकरी लेकर ही रहेंगे। आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। तो अगर जो भरोसा अगर जो किसी दूसरे पे है तो वो हमारी कमज़ोरी बन जाता है और वहीं अगर भरोसा खुद पे हो तो वो ताकत बन जाता है। ठीक है, तो खुद पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। निश्चित रूप से अगली परीक्षा में जो भी आप देने वाले हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और अपने ऊपर विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हमारी मेहनत को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि और हम अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित हों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।